प्रीवियस लेक्चर में यूपी अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट प्रीवियस लेक्चर्स में सेक्शन 16 तक हमने डिस्कस कर लिया था। हमने प्रीवियस लेक्चर्स में ये डिस्कस किया था कि सेक्शन 3 में स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट एरियाज डिक्लेयर करती है। सेक्शन 4 में स्टेट गवर्नमेंट डेवलपमेंट अथॉरिटी अपॉइंट करती है, अथॉरिटी को कॉन्स्टिट्यूट करती है, जिस डेवलपमेंट अथॉरिटी ने देखना होता है कि सारी डेवलपमेंट कैसे होगी। उसके लिए मास्टर प्लान एंड जोनल डेवलपमेंट प्लान बनाए जाते हैं। सेक्शन 8 और 9 में हमने पढ़ा था मास्टर प्लान के बारे में और जोनल डेवलपमेंट प्लान के बारे में। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं। ये डेवलपमेंट अथॉरिटी प्रिपेयर करती है, मास्टर प्लान भी और जोनल डेवलपमेंट प्लान भी। और जब मास्टर प्लान और जोनल डेवलपमेंट प्लान प्रिपेयर हो जाता है उसके बाद हमने देखा था सेक्शन 13 को, जहां पर अमेंडमेंट होती है। और उस अमेंडमेंट को कौन करता है? वो अमेंडमेंट भी डेवलपमेंट अथॉरिटी करती है। जो भी मास्टर प्लान में या जोनल डेवलपमेंट प्लान में जो अमेंडमेंट होती है, अमेंडमेंट की ब्रॉड पावर स्टेट गवर्नमेंट के पास होती है। उन मामलों में भी जिन मामलों में डेवलपमेंट अथॉरिटी की पावर नहीं होती है, जैसे कि अगर कोई प्लान के इम्पोर्टेंट ऑल्ट्रेशन है इन द कैरेक्टर ऑफ द प्लान, या एक्सटेंट ऑफ लैंड यूज है, पॉपुलेशन डेंसिटी है, इनमें डेवलपमेंट अथॉरिटी नहीं कर सकती है, तो वहां पर फिर स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है। और यहाँ पर इसको स्टेट गवर्नमेंट पब्लिश कराती है। ये हमने देखा था वहां पर सेक्शन 13 में हमने डिस्कस किया था। 14 में भी हमने डिस्कस किया था कि जो वाइस चेयरमैन है वो एग्जीक्यूटिंग अथॉरिटी है, वो डेवलपमेंट अथॉरिटी के जो भी काम है वो वाइस चेयरमैन के थ्रू हो रहा है, जो परमिशन है वो वाइस चेयरमैन ने देनी है। सारा कुछ ये हमने डिस्कस किया था सेक्शन 14 में। याद रखना आप, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है ये, क्योंकि ये वाइस चेयरमैन ही परमिशन देते हैं। जो परमिशन ऑब्टेन की जाती है फॉर डेवलपमेंट के लिए, उस डेवलपमेंट के लिए जो परमिशन है वो वाइस चेयरमैन ने देना है, राइट। और उसके बाद सेक्शन 15 में हमने डिस्कस किया था कि नक्शा पास कराने के लिए जो परमिशन ली जाती है, वहां पर हमने ये भी बताया था कि डेवलपमेंट फी, म्यूटेशन चार्जेस, स्टैकिंग फी, वाटर फी, ये सारी अथॉरिटी जो है डेवलपमेंट अथॉरिटी है इसको लेवी कर सकती है, राइट। अब आ जाते हैं सेक्शन 17 के ऊपर। नेक्स्ट जो इंपॉर्टेंट सेक्शन है इसमें वो है सेक्शन 17। सेक्शन 17 बात करती है एक्विजिशन की या अधिग्रहण की। तो हमने देखा होगा कि जब भी कहीं डेवलपमेंट हो रही होती है उन इलाकों में जहां मास्टर प्लान बनाया गया है, जहां पर डेवलप करना है, जहां पार्क्स बनाने हैं, बैंकवे, हॉस्पिटल्स, जो भी अरेंज्ड वे में सारा उसको डेवलप करना है, उस सिटी को, उस शहर को, उस शहर की आबादी को, तो वहां पर कई जमीनें ऐसी भी होती हैं जिन जमीनों को अधिग्रहण करना होता है, जिन जमीनों को अक्वायर किया जाता है, उसकी एक्विजिशन होती है। तो उसी के बारे में सेक्शन 17 बात करती है। सेक्शन 17 कहता है कंपलसरी एक्विजिशन ऑफ लैंड। तो इसमें जो आपने याद रखना है वो याद ये रखना है कि ये लैंड एक्विजिशन की पावर किसके पास है? ये स्टेट गवर्नमेंट के पास है। स्टेट गवर्नमेंट अक्वायर करती है कोई भी लैंड को। अब इसमें एग्जाम में दो क्वेश्चन और आते हैं इस पॉइंट, इस सेक्शन से। अब मान लो जो लैंड अक्वायर कर ली स्टेट गवर्नमेंट ने, लेकिन उस लैंड को यूज नहीं किया और 5 साल तक वो लैंड वैसे ही पड़ी हुई है। तो मान लो मेरी एक जमीन थी जिसको स्टेट गवर्नमेंट ने अक्वायर किया था फॉर द पर्पस ऑफ डेवलपमेंट इन अ डेवलपमेंट एरिया। तो वहां पर वो 5 साल तक जब उस जमीन को यूज नहीं किया गया है, तो मैं चाहता हूं कि स्टेट गवर्नमेंट ये जमीन दोबारा से मेरे को वापस कर दे, क्योंकि 5 साल तक कोई इसमें कोई यूज नहीं किया गया है। तो ऐसे केसेस में यहाँ पर स्टेट गवर्नमेंट अगर इस बात के लिए सेटिस्फाई हो जाती है कि हाँ ठीक है, इस जमीन का कोई उपयोग अभी नहीं हुआ है या फिर इसकी जमीन का उपयोग नहीं हो सकता है, तो वहां पर उस लैंड को रिस्टोर भी किया जा सकता है, राइट। तो यहाँ पर वो स्टेट गवर्नमेंट रिस्टोर कर देगी। और जो भी चार्जेस हैं, क्योंकि नेचुरली जब लैंड एक्विजिशन होती है, जब लैंड को अक्वायर किया जाता है, तो कॉम्पनसेशन दिया जाता है जो लैंड होल्डर है, जो लैंड ओनर है उसको, तो वो फिर उसको वापस करना पड़ेगा। इसमें आपने याद रखना है, इस प्रोविजो में आप यहाँ देखो लिखा हुआ है together with the interest at the rate of 12% per annum and such development charge if any as may have been incurred after acquisition। तो वो जो चार्जेस हैं उसकी रिपेमेंट हो जाएगी। और यहाँ पर आपने याद रखना है कि ये 5 साल का टाइम पीरियड होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि मान लो कि लैंड यूज नहीं हुआ है और 1 साल बाद ही हम आ गए
कि मेरे को ये लैंड रीस्टोर कर दिया जाए, क्योंकि यहाँ पर ये हमें नहीं मिल रहा है, हमें हमें इसको इस लैंड की जरूरत है, राइट। तो ये था आपका एक्विजिशन। अब एक्विजिशन जब स्टेट गवर्नमेंट ने कर ली, तो स्टेट गवर्नमेंट क्या करेगी, इसको अपने पास तो रखना नहीं है, स्टेट गवर्नमेंट का पर्पस है, और वो पर्पस क्या है, डेवलपमेंट कराना। तो डेवलपमेंट कराने के लिए उसने क्या कॉन्स्टिट्यूट किया है, डेवलपमेंट अथॉरिटी कॉन्स्टिट्यूट की है। तो अब ये लैंड जो एक्विजिशन जिसकी की गई, वो लैंड किसको ट्रांसफर कर दी जाएगी, अथॉरिटी को ट्रांसफर कर दी जाएगी। अब वो अथॉरिटी फिर उसको आगे क्या करेगी, तो इसके लिए आप सेक्शन 18 देखो। अब ये अथॉरिटी उसको कुछ जो स्टेट गवर्नमेंट ने लिया, स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी को दे दिया। अब अथॉरिटी ने भी कुछ नहीं करना है, अथॉरिटी ने भी आगे वो देना है उस लैंड को, जो भी डेवलपमेंट के पर्पज से है, जहां भी उसको चाहे उसको लीज करना है, चाहे उसने कुछ भी वो कोई भी तरह से सेल करना है, एक्सचेंज करना है, ईजमेंट है, राइट, प्रिविलेज, अदरवाइज कोई भी राइट जो भी अथॉरिटी को लगता है अप्रोप्रिएट उस जमीन के साथ। इसमें आपने याद रखना सेक्शन 18 में जो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि अथॉरिटी को जब लैंड मिल गई, तो अथॉरिटी लैंड को डिस्पोज ऑफ कर सकती है किसी भी तरीके से, एक्सेप्ट बाय वे ऑफ गिफ्ट। बस गिफ्ट नहीं दे सकती, दान नहीं कर सकती है, गिफ्ट की पावर नहीं है, बाकी सारा काम कर सकती है, सेल कर सकती है, एक्सचेंज कर सकती है, लीज कर सकती है, ईजमेंट कर सकती है, कुछ भी कर सकती है। इसका इसमें आपने याद रखना है, बस गिफ्ट नहीं किया जा सकता है। सबसेक्शन इसमें 3 में याद रखना है, इसमें 3 को जरूर याद रखना, क्योंकि 3 ये कहता है कि जो चार्ज है, जो ये मॉर्गेज या चार्ज है, ये उस लैंड के ऊपर जो क्रिएट किया जाएगा, तो वो किसके ऊपर, किसके किसके फेवर में किया जाएगा, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है। तो ये हमेशा ये गवर्नमेंट बॉडीज हैं, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस है, LIC है, SUDC है, बैंकिंग कंपनी है एज डिफाइंड इन उत्तर प्रदेश पब्लिक मनीज और अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन अप्रूव्ड बाय जनरल और स्पेशल ऑर्डर इन दिस बिहाफ। तो जहां पर ये कौन क्या कर सकता है, मे क्रिएट अ मॉर्गेज और चार्ज। तो ये मॉर्गेज या चार्ज जब सच लैंड के ऊपर किया जाएगा, इंक्लूडिंग एनी बिल्डिंग देयर ऑन, तो वो वहां पर इनके फेवर में किया जाएगा। आपने ये भी इसमें याद रखना है। अब देखो अथॉरिटी भी कॉम्पनसेशन देगी, जैसे कि मान लो कि जैसे स्टेट गवर्नमेंट ने कॉम्पनसेशन लेना था, तो अब स्टेट गवर्नमेंट ने अथॉरिटी को ट्रांसफर किया लैंड, अब अथॉरिटी भी उसके लिए पे करेगी, ऐसा नहीं है कि अथॉरिटी ने पे नहीं करना है। अब आ जाओ इसके सबसेक्शन 4 के ऊपर। सबसेक्शन 4 से क्वेश्चन कैसे आता है इसमें, कि री एंट्री अपॉन लैंड आफ्टर फॉरफीचर ऑफ लीज, री एंट्री अपॉन लैंड। अब मान लो कि लैंड को लीज पर दे दिया गया, समझना 4 को, 18 के 4 को समझना इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी ने क्या किया, लैंड को किसको दे दिया, लीज के ऊपर दे दिया। अब लीज के ऊपर दे दिया, लेकिन लीज लेसी को जो काम करना था, क्या करना था, कंस्ट्रक्शन करना था उसके ऊपर, लेकिन उसने उसके ऊपर कोई कंस्ट्रक्शन नहीं की है। तो क्या लीज की फॉरफीचर हो सकती है, हाँ हो सकती है। उसमें वहां पर री एंटर कर सकता है लैंड के ऊपर, तो हाँ कर सकता है। तो ये सबसेक्शन 4 जो है, ये इसमें लेसर को ये पावर देता है कि वो री एंट्री कर सकता है लैंड के ऊपर, लेकिन हाँ जो भी फॉरफीचर होगी लीज की, या उस लैंड के ऊपर दोबारा एंट्री करनी है, तो वहां पर उसको शो कॉज नोटिस भेजा जाएगा, और उसको ये समय दिया जाएगा कि आप बताओ हमें कि आपके ऊपर ये एक्शन क्यों ना लिया जाए, क्योंकि लीज तो किया गया था, लेकिन आपने कोई इसके ऊपर कंस्ट्रक्शन किया नहीं। अब उस केस में यहाँ पर लेसर ने री एंटर करना है लैंड के ऊपर। अब इसमें 4A भी याद रखना। 4A क्या कहता है, ये इसमें टाइम के बारे में बताता है, कि जैसे कि मान लो 5 साल का टाइम बीत गया, उसने कोई कंस्ट्रक्शन नहीं किया, कोई ठीक है, मान लो उसमें टाइम एक्सटेंड कर दिया गया, उसमें चार्ज भी उसके ऊपर लेवी कर दिया गया 2% ऑफ प्रिवेलिंग मार्केट वैल्यू, और उसके बाद 5 साल और बीत गया। तो जब 5 साल प्लस 5 साल, 5+5, याद रखना यहाँ पर दो, यहाँ पर एग्जाम में कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए, कि एक तो आपका टोटल मतलब 5 साल के पहले आप उस वो कर होना नहीं है, 5 साल के पहले रे एंट्री नहीं होनी है, ठीक है। तो अब 5 साल हो गया, फिर मान लो एक्सटेंशन मिल गई टाइम की, फिर से 5 साल बीत गए, तो फिर वहां पर अब क्या होगा, लीज शैल स्टैंड फॉरफीटेड, यहाँ पर वर्ड क्या यूज किया गया है, शैल।
एंड द लेशर शैल री एंटर अपॉन द लैंड, और वो उस लैंड के ऊपर री एंट्री हो जाएगी। तो 5 + 5 कितने साल हो गए यहाँ पर? 10 साल हो गए। अब इसके बाद जो आपने याद रखना है वो है 18 का सबसेक्शन 6। 18 का सबसेक्शन 6 आपका कहता है कि जो भी इससे अग्रीव्ड है, किससे? जो ये लीज के फॉरफीचर हो रही है, लीज जो लैंड है उसके ऊपर री एंट्री हो रही है, तो इनसे जो भी अग्रीव्ड पर्सन है, जो भी इससे दुखी है, वो कहाँ जाएगा? वो 30 डेज के अंदर प्रेफर एन अपील टू द डिस्ट्रिक्ट जज। यहाँ पर ये अपील फाइल कहाँ होगी? डिस्ट्रिक्ट जज की कोर्ट में होगी विद इन 30 डेज। तो सबसेक्शन 6 ऑफ 18 इज ऑल्सो वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पर्पस। आपने याद रखना है, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट जज आपने आपको पहली बार मिल रहा है यहाँ पर। आप अभी जब आ रहे होंगे, जब जो हमने पहले डिस्कशन करा उसमें हमने डिस्कस करा मेनली वाइस चेयरमैन की पावर को डिस्कस करा, चेयरमैन को डिस्कस करा। बट यहाँ पर ये फर्स्ट टाइम आपने याद रखना है कि 18 में जो एक्विजिशन हो रही है, उसके बाद जो लैंड ट्रांसफर हो रहा है और उसके बाद जो लीज की जा रही है, तो वहां पर उस केस में अगर अग्रीव्ड है कोई, तो अपील कहाँ जाएगा? अपील में डिस्ट्रिक्ट जज में जाएगा, डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा सेक्शन 30 में, सॉरी डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा 30 डेज के अंदर। पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर may within 30 days from the date of knowledge prefer an appeal to the district judge whose decision shall be final। यहाँ पर ये लिखा हुआ है डिसीजन शैल बी फाइनल। कभी कभी एग्जाम में ये क्वेश्चंस भी आ जाते हैं कि यहाँ पर कौन से सेक्शन में डिसीजन फाइनल है नहीं है, तो वो यहाँ पर आपका फाइनल होता है। अब आ जाओ सेक्शन 25 के ऊपर। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 25, पावर ऑफ री एंट्री। पावर ऑफ एंट्री, तो ये पावर ऑफ एंट्री, ये पावर किसके पास आ गई? ये वाइस चेयरमैन के पास आ गई। ये याद रखना सेक्शन 25 में, ज्यादा इसमें कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसमें ये है कि जो बिल्डिंग ऑपरेशंस हैं उसको रेगुलेट करने के लिए, बिल्डिंग ऑपरेशंस को रेगुलेट करने के लिए मीन्स क्या रेगुलेट क्या करना है? जैसे कि मान लो कि अब वहां पर इंक्वायरी करानी है, इंस्पेक्शन करना है, मेजरमेंट करना होगा, सर्वे करना होगा, कहाँ पर पानी की निकासी होगी ये देखना होगा, कहाँ पर ड्रेनेज की निकासी होगा ये देखना होगा, कहाँ पर खुदाई करनी होगी, कहाँ उसको, तो ये सारी चीजों के लिए जो परमिशन है वो दी जाएगी कि आप उस लैंड के ऊपर, जो लैंड है, जिस लैंड के ऊपर डेवलपमेंट होनी है, जो लैंड अथॉरिटी के पास है, वहां पर एंटर कर सकते हैं। तो ये वाइस चेयरमैन ऑथराइज करेगा किसी भी पर्सन को कि वहां पर वो एंट्री कर सकता है, लेकिन कोई भी ऐसी एंट्री सनराइज के बाद होगी और सनसेट से पहले होगी, और रीजनेबल नोटिस उसमें दिया जाएगा ऑक्यूपायर को कि आपकी लैंड पर आया जा रहा है, जो भी ऑक्यूपायर है उस लैंड का, और उसमें सफिशिएंट अपॉर्चुनिटी दी जाएगी अगर कोई विमेन है तो उसको, कि ताकि वो वहां से विड्रॉ कर ले अपने आप को। तो बस इतना ही आपने याद रखना है। सेक्शन 25 में आसान है कि वो री एंट्री है, और उसके बाद आपका सेक्शन 25 से वहां पर आपको वो वाइस चेयरमैन किसी पर्सन को ऑथराइज कर सकते हैं। अब आ जाओ सेक्शन 26 के ऊपर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। ये बिल्कुल याद रखना, इसमें 3 सब सेक्शन है, 1 2 3। मैं तीनों को आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। ये पेनल्टीज के बारे में बात करती है। नेचुरली पेनल्टी जुर्माना है की बात हो रही है। तो हमने पढ़ा था ना 14 में और 15 में परमिशन लेनी पड़ती है, 14 में वाइस चेयरमैन परमिशन देते हैं, सेक्शन 15 में जो नक्शा पास कराने के लिए हमने डिस्कस किया था। तो यहाँ पर ये 14 और 15 में जो परमिशन मिली है, तो जिस तरह से डेवलपमेंट करने के लिए परमिशन मिली थी, अगर उस तरह से डेवलपमेंट नहीं की जाती है, उसकी कॉन्ट्रावेंशन होती है, सेक्शन 14 की कॉन्ट्रावेंशन होती है, तो इसमें 26(1) में पेनल्टी उसको दी जाएगी, और वो पेनल्टी होगी 50,000 रुपीज की। याद रखना, ये पहले मतलब 14 में जो परमिशन मिली है, उस परमिशन के लिए जो उस परमिशन की कॉन्ट्रावेंशन में जो पर होगी वो होगी 50,000 रुपए की। और अगर कॉन्टिन्यूइंग ऑफेंस है, फिर आगे भी हो रहा है, अगर नॉन कॉन्टिन्यूइंग है तो 50,000 रुपए की पेनल्टी हो गई 50,000 की। अगर कॉन्टिन्यूइंग है तो 2,500 रुपीज फॉर एवरी डे, 2,500 रुपीज फॉर एवरी डे, 2,500 रुपए पर डे के हिसाब से वहां पर देना पड़ेगा। और अगर सेक्शन 16 की कॉन्ट्रावेंशन है, सब सेक्शन 2 में आपने देखना है, अगर सेक्शन 16 की कॉन्ट्रावेंशन है
तो ये जो 50,000 रुपए हैं ये हाफ होकर 25,000 रुपीज हो जाएगा। और उसके बाद जो कंटिन्यूइंग ऑफेंस में पर डे का जो है वो 1,250 रुपीज हो जाएगा। तो पहले केस में आपका 26(1) में आपने क्या हुआ, एग्जाम में कैसे आपको क्वेश्चन आएगा कि अगर 14 की कॉन्ट्रावेंशन है, 15 की कॉन्ट्रावेंशन है, तो पेनल्टी कितनी है, 50,000 रुपए, पर डे के हिसाब से 2,500 रुपीज। अब आ जाओ सेक्शन 16 की अगर कॉन्ट्रावेंशन है तो वहां पर हाफ हो जाएगा 25,000 और पर डे के हिसाब से 1,250 रुपीज। अब इसी तरह 3 में आ जाओ, obstruct the entry of person authorized under section 25। अब 25 में भी हमने डिस्कस किया कि वाइस चेयरमैन एंट्री के लिए परमिशन दे देगा। मान लो वाइस चेयरमैन ने एक्स को कहा कि तुम जाओ वहां पर जाकर खुदाई करके आ जाओ, और जो जिसकी जमीन थी, जो ऑक्यूपायर था, उसने कहा नहीं करने दूंगा, तो उसने ऑब्स्ट्रक्ट करा क्योंकि वो 25 में लेकिन वो ऑथराइज्ड था। तो वहां पर जो ऑब्स्ट्रक्शन अगर कर की जाती है तो उसके बारे में 26(3) में है। वहां पर पनिशमेंट क्या है, shall be punishable with imprisonment for a term which may extend to 6 months or with fine which may extend to 1,000 rupees। तो यहाँ पर आपका पनिशमेंट क्या है, ऊपर वाले दोनों में आपकी पनिशमेंट नहीं थी, इम्प्रिजनमेंट नहीं था, लेकिन यहाँ पर आपने अगर ऑथराइज्ड पर्सन को रोक दिया है तो उस केस में यहाँ पर आपको 6 महीने की सजा और फाइन या दोनों हो सकती है। 6 महीने की सजा और 1,000 रुपए का फाइन। तो ये आपने याद रखना है 26 में, वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। अब आ जाओ 26(a) के ऊपर। 26(a) कहता है 26(a) इंक्रोचमेंट ऑफ ऑब्स्ट्रक्शन ऑन पब्लिक लैंड। अब जहां इंक्रोचमेंट होती है, इंक्रोचमेंट आप समझ रहे हैं, अतिक्रमण। मान लो कोई सड़क है, कोई पब्लिक रोड है, कोई नाली है, कुछ भी है, कोई जो जो भी व्यक्ति, मतलब प्राइवेट प्रॉपर्टी नहीं होनी चाहिए, जिससे वैसी जमीन के ऊपर अगर वहां पर कोई अतिक्रमण कर लेता है तो उस केस में यहाँ पर जो पनिशमेंट है वो 1 साल की है और फाइन 20,000 की है। तो ये भी आपने याद रखना है, 1 साल और 20,000 अगर कोई इंक्रोचमेंट और ऑब्स्ट्रक्शन होती है पब्लिक लैंड के ऊपर। इसमें जो और इम्पोर्टेंट है सबसे वो याद रखना है कि जो ये ऑफेंस है ये क्या है, कॉग्निजेबल है। ये याद रखना, एग्जाम में आ जाता है। इस सेक्शन में 26(a) में जो ऑफेंस के बारे में बात की जा रही है वो ऑफेंस क्या होगा, आपका कॉग्निजेबल ऑफेंस होगा, ये संज्ञेय अपराध होगा। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब थर्ड आ जाओ। थर्ड में भी आपका पनिशमेंट है, अगर मान लो कि कोई बिल्डिंग मटेरियल या कुछ ऐसा वहां पर रख दिया जाता है, उस स्टेप ओवर ड्रेन, स्ट्रीट प्लेसिंग ऑफ बिल्डिंग मटेरियल थिंग्स, जो कि पेमेंट, जैसे स्टैकिंग के बारे में हमने डिस्कस किया था ना कि स्टैकिंग फीस, तो वहां पर जो मलबा अगर कहीं जमा कर दिया गया तो उसके लिए जो शुल्क लगता है, तो वहां पर अगर ऐसे केसेस में जहां पर कोई उससे ऑब्स्ट्रक्शन हो रही है स्ट्रीट की, लैंड की, तो वहां पर भी फाइन है। और ये फाइन है 1 मंथ की, इम्प्रिजनमेंट है, सॉरी सिंपल इम्प्रिजनमेंट है 1 मंथ की, और फाइन 2,000 रुपीज की। तो ये उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बट फिर भी आप याद रख सकते हैं। अगर आप याद कर सकते हैं तो आप याद कर लेना, नहीं तो कर सकते तो कोई बात नहीं, बट दो जरूर, या ऊपर वाले 26 को जरूर याद रखना। और 26(a) में ये याद रखना कि कॉग्निजेबल होता है, और फर्स्ट में इम्प्रिजनमेंट 1 ईयर्स की है और 20,000 की फाइन है। अब आ जाओ इसमें सबसेक्शन 4 के ऊपर। अब 4 इज अगेन वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। 4 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब जिसने एनक्रोचमेंट किया है, जिसने ऑब्स्ट्रक्शन करी है, उसको हटाना है वहां से। तो हटाने के लिए क्या किया जाएगा, सबसे पहले बिल्कुल एकदम से पुलिस लेकर डंडे लेकर हटाएंगे, उसको नोटिस दी जाएगी। पहले उसको पहले शो कॉज नोटिस दी जाएगी, क्यों ना आपके रिमूव कर दिया जाए आपके इंक्रोचमेंट को। तो ये नोटिस कितने दिन की होगी, ये 15 डेज की नोटिस होगी। ये नोटिस कितने दिन की दी गई, 15 डेज की, कि आप बताओ कि आपको क्यों नहीं वहां से हटाया जाए। और उसके बाद अगर इसमें एक चीज और याद रखना कि अगर कोई ऐसा इंक्रोचमेंट जो पब्लिक लैंड के ऊपर हुआ है, ये वीकर सेक्शन के व्यक्ति ने किया है। वीकर सेक्शन कहने का मतलब जो मजदूर हैं, रिक्शा पुलर्स हैं, या वैसे मार्जिनलाइज सेक्शन से आते हैं, तो अगर उन्होंने किया है तो उस केस में उनको हटाया नहीं जाएगा जब तक उनको ऑल्टरनेटिव लैंड ना दे दिया जाए,
जब तक उनको रिहैबिलिटेट ना कर दिया जाए तब तक उनको नहीं हटाया जा सकता है। तो ये इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है कि अगर किसी ने वैसे अगर किसी को हटाना है, इंक्रोचमेंट किया गया है, तो वहां पर 15 डेज की नोटिस देनी है और उसके बाद ही कार्रवाई होगी। लेकिन अगर मान लो कि वीकर सेक्शन का है कोई, तो उसको पहले रिहैबिलिटेशन की व्यवस्था की जाएगी, उसके बाद ही उसको वहां पर से हटाया जाएगा। और उसकी फैमिली में ना तो उसको ना ही उसकी फैमिली को, जो उसके हस्बैंड, वाइफ और अनमैरिड माइनर चिल्ड्रन हैं, उनको वहां से नहीं हटाया जा सकता है, जो वीकर सेक्शन के लोग हैं। ठीक है, आपने देखा भी होगा कई जगहों पर झुग्गी बस्तियों में होती है, उनको पहले मकान दिया जाता है, फिर उस मकान पे उनको ले जाया जाता है, उसके बाद ही उस जगह को तोड़ा जाता है। आपने कई सारे ऐसे देखे भी होंगे केसेस। अब आ जाओ इसमें 5 के ऊपर। 5 भी इंपॉर्टेंट है। 5 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि अब मान लो कि जो भी हमने अभी तक पढ़ा, तो यहाँ पर इसमें सीज और अटैच करने की भी पावर है। ये इसमें 5 में पढ़ोगे तो इसमें कहता है ऑल्सो हैव पावर टू सीज और अटैच एनी प्रॉपर्टी फाउंड ऑन द लैंड रेफर टू इन दिस सेक्शन। तो सीजर और अटैचमेंट की भी पावर है यहाँ पर। अब अगेन यहाँ पर आप आ जाएं, इसमें भी जो भी ये, अब मान लो सीजर है, अटैचमेंट है, कन्फिस्केशन हो जाएगी उसके, उसको वहां से रिमूव कर दिया जाएगा। तो जो भी इससे अग्रीव्ड होगा, वो अग्रीव्ड होगा तो वो कहाँ जाएगा? 1 मंथ के अंदर डिस्ट्रिक्ट जज के पास जाएगा। सबसेक्शन 12, सबसेक्शन 12, एनी पर्सन अग्रीव्ड बाय एन ऑर्डर मेड अंडर सबसेक्शन 9 may within 1 month from the date of the communication to him of such order appeal against it to the डिस्ट्रिक्ट जज। तो वहां पर अपील में कहा जा रहा है? यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट जज में जा रहा है। पहले भी हमने पढ़ा था उसके पहले, जहां पर वो एक्विजिशन वाले केस में सेक्शन में, वहां भी अपील कहाँ फाइल हो रही थी? डिस्ट्रिक्ट जज के यहाँ फाइल हो रही थी। तो ये आपका हो गया सेक्शन 26A। अब आ जाओ सेक्शन 26B के ऊपर। 26B में भी यही कह रहा है कि जो यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज हैं, उनकी जुडिक्शन होगी। यहाँ पर ये ट्राइब्यूनल की जो बात कर रहे हैं, मान लो कि कोई अग्रीव्ड है, उसको हटा दिया गया, वहां से रिमूव कर दिया गया, प्रॉपर्टी अटैच कर ली, सीज कर ली, जगह ले ली उसकी, अब उसको कॉम्पनसेशन चाहिए, तो वो कॉम्पनसेशन के लिए कहाँ जाएगा? तो ये 26B है, क्लेम फॉर कॉम्पनसेशन फॉर रिमूवल अंडर 26A। और यहाँ पर भी वहां पर कॉम्पनसेशन के लिए, या जो वो इमूवेबल प्रॉपर्टी है उसके रेस्टिट्यूशन के लिए, वो वहां पर जाता है डिस्ट्रिक्ट जज के पास। तो ये भी यहाँ पर भी डिस्ट्रिक्ट जज है, उसकी भी जुडिक्शन होती है यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट जज की। अब आ जाओ 26C के ऊपर। 26C में आपने याद रखना है, ये भी एक इंपॉर्टेंट सेक्शन है, इससे प्री में क्वेश्चंस आ जाते हैं। ये है कि जो अथॉरिटी है वो कुछ भी अगर कोई भी इरेक्शन है, कोई डिपोजिशन है, जो कॉन्ट्रावेंशन के एक्ट में, एक्ट के कॉन्ट्रावेंशन में, मान लो कोई कोई दीवार है, कोई बाड़ है, कोई घेरा है, कोई सीढ़ी है, कोई छप्पर है, कुछ भी है, ऐसी कुछ भी मान लो जिससे कि जो जहां पर की जो कॉन्ट्रेरी है टू द प्रोविजंस ऑफ दिस एक्ट, तो किसी भी तरह का दुकान, कुर्सी, बेंच, बॉक्स, लैडर, बेल बोर्ड, शेल्फ, एनी अदर थिंग प्लेस डिपॉजिटेड, प्रोजेक्टेड, अटैच्ड और सस्पेंडेड इट, तो वहां पर वो हटा सकता है। इसमें जो आपने याद रखना है कि इसके लिए नोटिस देने की जरूरत नहीं है। ये सारी चीजें, मान लो कई बार होता है ना, आपने देखा उस जमीन के ऊपर मान लो एक छोटा सा तंबू गाड़ दिया, 2-4 कुर्सियां लगा दी, छोटा सा दुकान खोल लिया, कोई चाय की दुकान खोल ली, तो ऐसे कुछ भी अगर इलेक्शंस हैं, तो यहाँ पर इसमें अथॉरिटी को ये पावर है, या उसके जो ऑफिसर्स होंगे, वाइस जो भी ऑथराइज्ड होंगे उसके लिए, तो वो डेवलपमेंट अथॉरिटी वहां पर उसको हटा सकती है, रिमूव कर सकती है, कोई नोटिस देने के लिए जरूरत नहीं है वहां पर। ओके, तो ये था आपका 26C। अब आ जाओ 26(7) के ऊपर। 27 अगेन इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, दैट इज डिमोलिशन, ध्वस्तीकरण। आपने देखा होगा कई जगहों पर कि ये इस कॉन्ट्रावेंशन में है, ये कानून फॉलो नहीं किया गया है, इस नक्शा नहीं पास कराया गया है, बिल्डिंग में जो रेगुलर बिल्डिंग जिस तरह से की गई थी परमिशन, वैसा वैसे नहीं उसको बनाया गया है। कई सारी चीजें होती हैं, कई बार पॉलिटिकली मोटिवेटेड भी होता है कि कोई वो उसमें वहां पर वो गैंगस्टर्स हैं, माफियाज हैं, उनके वो उनकी उनकी जमीनें हैं, उनके मकान हैं, उसको ध्वस्त कर रहे हैं। परमिशन, नेचुरली परमिशन हर चीज की नहीं ली गई है, तो वहां पर उसको आधार बनाकर ये डिमोलिशन की प्रक्रिया होती है। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन है, सेक्शन 27, याद रखना एग्जाम में। इसमें आपने याद रखना है कि जो पावर किसके पास होती है, तो ये पावर होती है वाइस चेयरमैन के पास। ये पावर किसके पास होती है?
वाइस चेयरमैन के पास होती है कि जो भी ऐसी डेवलपमेंट है उसको रिमूव कर दिया जाए, डिमोलिशन से उसको ध्वस्त कर दिया जाए, उसको तोड़ दिया जाए। ये वाइस चेयरमैन की पावर होती है। लेकिन वाइस चेयरमैन इस पावर को एक्सरसाइज करने से पहले वहां पर वैसे केसेस में 15 दिन का मिनिमम और 40 दिन का मैक्सिमम ये वहां पर समय देते हैं। तो ये आपने याद रखना है, 15 डेज मिनिमम और 14 डेज मैक्सिमम जो इसमें यहाँ पर दिया गया है, उसके हिसाब से वो टाइम पीरियड जो है वहां पर वो लिया जाएगा और उसके बाद उसको रिमूव कर दिया जाएगा, उसको डिमोलिश किया जाएगा। डिमोलिश करने का भी जो खर्चा है वो वाइस चेयरमैन उससे रिकवर कर सकती है। किससे वो रिकवर करेगी? ओनर से, जो उसका ओनर है, जो मकान का जिसका मकान है, जिसने उसको कॉन्ट्रावेंशन में बनाया है, जिसने सेक्शन 14 में जो परमिशन मिली थी उसको फॉलो नहीं किया है, या उसने मैप उसने नक्शा पास ही नहीं कराया, उसने वैसे ही बना लिया है। कई सारी बातें हो सकती हैं। या फिर अगर उसने मान लो कि वो पैसे नहीं दिए, उसको ध्वस्त कराने का जो खर्चा आया डिमोलिशन का, तो वो अरियर्स ऑफ लैंड रिवेन्यू की तरह उसको वसूल किया जाएगा। और इसमें कोई भी इसके लिए कोई सूट लाए नहीं करेगा किसी सिविल कोर्ट में। ठीक है, तो ये आपका यहाँ पर एक्सपेंसेस भी वो ले सकती है, बिल्डिंग डिमोलिशन की ऑर्डर भी कर सकती है। जो टाइम पीरियड है वो आपने याद रखना है, मिनिमम 14 डेज और मोर देन नॉट बीइंग लेस देन 15 डेज एंड मोर देन 40 डेज। ठीक है। अब मान लो वाइस चेयरमैन के इस ऑर्डर से जो अग्रीव्ड हो गया वो कहाँ जाएगा? उसको अगर लगा कि नहीं, वाइस चेयरमैन ने गलत ऑर्डर पास कर दिया है, इसकी डिमोलिशन नहीं होनी चाहिए, ये बिल्कुल बिल्कुल कॉन्ट्रावेंशन में नहीं है सेक्शन 14 के, बिल्कुल सारे नॉर्म्स को फॉलो किया गया है, तो वो चला जाएगा चेयरमैन के पास। चेयरमैन कमिश्नर होते हैं, चेयरमैन के पास अपील में चला जाएगा 30 डेज के अंदर। देखो अभी पहले जो हम अपील पढ़ रहे थे उसमें दो जगह डिस्ट्रिक्ट जज हमने पढ़ा था। अब यहाँ हम क्या पढ़ रहे हैं? पहले जो अपील में जाएगा वो कहाँ जाएगा? चेयरमैन के पास जाएगा। वाइस चेयरमैन की ऑर्डर है डिमोलिशन की, अपील में कहाँ जा रहे हैं? चेयरमैन के पास जा रहे हैं। जितने भी हमने केसेस पढ़े सब में अपील में 30 डेज के अंदर ही जा रहे थे, तो सब में 30 डेज था, आपको याद रखना है। अब ये चेयरमैन क्या करेगा? वो स्टे कर सकता है एग्जीक्यूशन को। जैसे ही अपील में गए चेयरमैन के पास, कमिश्नर के पास, कमिश्नर को लगता है कि नहीं इसमें स्टे किया जा सकता है, तो वो वाइस चेयरमैन को ऑर्डर पास करेगा कि नहीं, आपने यहाँ पर इसको डिमोलिश नहीं करना है। तो ये वहां पर चेयरमैन की ऑर्डर होगी। अब इसमें देखो सबसेक्शन 4 इसका ये कहता है कि डिसीजन ऑफ चेयरमैन ये फाइनल है एंड शैल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट। वर्ड यूज्ड हियर इज शैल, है ना? शैल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, मतलब डिसीजन चेयरमैन की क्या है? फाइनल है। लेकिन यहाँ पर मैं आपको बता दूं कि यहाँ पर एक केस है अब्बास अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी। तो यहाँ पर इस केस में कहा था कि नो डिमोलिशन वेयर अपील इज पेंडिंग, डिमोलिशन ऑर्डर शुड नॉट बी कैरिड आउट अनलेस इंटरिम रिलीफ एप्लीकेशन और अपील जो भी है वहां पर अगर वो पेंडिंग है। तो ये अब्बास अंसारी वर्सेस स्टेट ऑफ यूपी का एक केस भी है इसमें। और इसके अलावा जो पावर है वो स्टेट गवर्नमेंट के पास है, रिवीजन की पावर है। सेक्शन 41 में हम इसको देखेंगे आगे, जो भी अर्बन से वो वहां पर प्लानिंग के जो अर्बन शहरी नियोजन सेक्रेटरी जो होते हैं अर्बन प्लानिंग के, वहां पर स्टेट गवर्नमेंट की पावर होती है रिवीजन की। सेक्शन 41 में हम उसको डिस्कस करेंगे। राइट, तो इसमें आपने जो दो तीन बातें याद रखनी है वो ये है, फिर से मैं रिपीट कर देता हूँ सेक्शन 27 को, कि डिमोलिशन ऑर्डर वाइस चेयरमैन ने पास करना है। अगर जो टाइम है वो 15 दिन और 40 दिन है, और उसके बाद आपका जो अपील में जाना है वो चेयरमैन के पास जाना है। और जो चेयरमैन का ऑर्डर है, जो चेयरमैन का डिसीजन है अपील में, वो फाइनल होगा और उसको शैल नॉट बी क्वेश्चनड इन एनी कोर्ट, मतलब यहाँ के बाद आप डिस्ट्रिक्ट जज के पास नहीं जा रहे हैं। जो कमिश्नर की ऑर्डर है सेक्शन 27 की, वो यहाँ पर फाइनल है। तो ये सेक्शन 27 हो गया आपका, ये बड़ा इंपॉर्टेंट सेक्शन है। अब आ जाओ सेक्शन 32। नाउ कम टू सेक्शन 32। सेक्शन 32 आपका कहता है कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस। याद रखना है इसको, ये कॉम्पोजिशन ऑफ ऑफेंस, कंपाउंडिंग आप जानते हैं। तो यहाँ पर ये वही वही उसी से रिलेटेड ये सेक्शन है, कंपाउंडिंग ऑफ ऑफेंस। तो ये ऑफेंस जो भी अब तक हमने पढ़ा इस एक्ट में, तो इसको कंपाउंडेड की पावर किसको है? वाइस चेयरमैन की को पावर है, और एनी ऑफिसर ऑथराइज्ड बाय हिम इन दैट बिहाफ। तो कंपोजिशन की पावर किसकी हो गई? वाइस चेयरमैन की हो गई।
और जो भी जहां पर ऑफेंस कंपाउंड हो गया तो नेचुरली ऑफेंडर अगर कस्टडी में है तो उसको क्या किया जाएगा, डिस्चार्ज किया जाएगा। ये वर्ड याद रखना, वेयर एन ऑफेंस हैज बीन कंपाउंडेड, offender if in custody shall be discharged, no further proceeding shall be taken against him in respect of the offense compounded। तो उसके फिर शैल वर्ड यहाँ भी यूज है, तो ये यहाँ पर शैल बी डिस्चार्ज हो गया, और जो पावर है वो किसकी है, वाइस चेयरमैन की है। सेक्शन याद रखना इसमें, ये सेक्शन 32 है आपका, सेक्शन 32 में ये पावर दी गई है, राइट। अब आ जाओ सेक्शन 35 के ऊपर। 35 मैंने पहले भी बताया था, जब मैंने बताया था कि अथॉरिटी कौन कौन सी फी लेवी कर सकती है, तो उसमें एक और जो फी है वो 35 की फी है, बेटरमेंट चार्जेस। तो इसलिए याद रखना यहाँ पर कि वो उन फीस के अलावा ये बेटरमेंट चार्जेस भी पावर है अथॉरिटी की कि वो लेवी कर सकती है, ठीक है। कोई भी बेटरमेंट चार्जेस लेकिन इसमें नहीं किया जाएगा लेवी इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट। देखो इसमें है ना, प्रोवाइडेड दैट नो बेटरमेंट चार्जेस शैल बी लेविड इन रिस्पेक्ट ऑफ लैंड्स ओन्ड बाय गवर्नमेंट। जो गवर्नमेंट लैंड होगी उसके ऊपर कोई लेवी नहीं करेंगे, बाकी उसमें लेवी कर सकते हैं। अब आ जाओ सेक्शन 37 के ऊपर। सेक्शन 37 कहता है ना, फिनालिटी ऑफ डिसीजन except as provided in section 41, every decision of the chairman on appeal and subject only to any decision on appeal if it lies order of vice chairman other officer under this shall be final and shall not be questioned in any court। अभी भी हमने पढ़ा था सेक्शन अभी कि चेयरमैन के पास जो अपील जा रही थी 27 में वो फाइनल है, लेकिन है ना एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 41। तो सेक्शन 41 में वो रिवीजन की पावर है, जहां पर रिवीजन में जा सकते हैं स्टेट गवर्नमेंट के पास, स्टेट गवर्नमेंट सेक्रेटरी, अर्बन प्लानिंग एंड जो अर्बन प्लानिंग वाले जो अर्बन प्लानिंग के हैं, नगर नियोजन के सचिव, उनके पास आप रिवीजन में जा सकते हैं। और अगर वहां से भी आप अग्रीड होते हैं तो आप रिट पिटीशन के थ्रू हाई कोर्ट भी जा सकते हैं। तो ये आपका सेक्शन 37 है, तो इसमें आपने सेक्शन 41 याद रखना है, एक्सेप्ट एज प्रोवाइडेड इन सेक्शन 41। अब हम देख लेते हैं सेक्शन 41 ही देख लेते हैं। नेक्स्ट इज सेक्शन 41, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 41। ये है ना यूपी आवास एवं विकास परिषद, यूपी आवास एवं विकास के जो सेक्रेटरी होते हैं वहां पर हम जाते हैं उसमें अपील में सचिव के पास। अब आ जाओ सेक्शन 41। यस, कंट्रोल बाय स्टेट गवर्नमेंट, सेक्शन 41। इससे भी क्वेश्चन आता है, ये भी इंपॉर्टेंट है। अथॉरिटी, चेयरमैन और वाइस चेयरमैन, इन तीनों की पावर थी, आपने देखा अभी पूरे एक्ट में। शैल कैरी आउट सच डायरेक्शंस एज मे बी इश्यूड फ्रॉम टाइम टू टाइम बाय द स्टेट गवर्नमेंट। तो स्टेट गवर्नमेंट किसको डायरेक्ट कर रही है, ये अथॉरिटी हो गई, डेवलपमेंट अथॉरिटी। अथॉरिटी कहने का मतलब है उसके चेयरमैन हो गए, ये चेयरमैन कमिश्नर होते हैं, एंड वाइस चेयरमैन, ठीक है। अब इफ इन और इन कनेक्शन विद द एक्सरसाइज ऑफ इट्स पावर एंड डिस्चार्ज ऑफ इट्स फंक्शन decision of state government on such dispute shall be final। अगर अथॉरिटी या चेयरमैन का वाइस चेयरमैन इनके अगर कोई डिस्प्यूट होता है इनके डिसीजन के ऊपर, तो जो स्टेट गवर्नमेंट है उसका डिसीजन फाइनल होगा। अब ये थर्ड देखो, कह रहा है ना, स्टेट गवर्नमेंट में at any time either on its own motion or on application made to call for the records of any case। रिवीजन वर्ड यूज नहीं किया गया है, लेकिन आप इसको समझ सकते हैं कि ये रिवीजन की पावर है ना, क्योंकि यहाँ पर आप देखो लिखा हुआ है मे एट एनी टाइम आइदर ऑन इट्स ओन मोशन और एप्लीकेशन कॉल फॉर द रिकॉर्ड्स ऑफ एनी केस डिस्पोज्ड ऑफ और ऑर्डर पास्ड बाय अथॉरिटी, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन। तो कोई भी ऑर्डर जो भी पास हुई है उसको स्टेट गवर्नमेंट उस रिकॉर्ड्स को ले सकती है, उसको रिवाइज कर सकती है, उसमें वहां पर अगर कोई प्रॉपर अगर कोई डिसीजन सही नहीं है तो उसको रेक्टिफाई कर सकती है, और जो भी डिसीजन स्टेट गवर्नमेंट का होगा वही फाइनल होगा। ये है आपका सेक्शन 41, अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट सेक्शन। सेक्शन 41 में आपने याद रखना है, कई बार एग्जाम में आ जाता है कि रिवीजन की पावर कौन से सेक्शन में है, तो वहां पर आप इसमें बता सकते हैं कि ये सेक्शन 41 में है, राइट। अब आप आ जाओ सेक्शन 48 के ऊपर। नाउ नेक्स्ट इंपॉर्टेंट सेक्शन इज सेक्शन 48। 48 याद रखना, बिल्कुल छोटा सा सेक्शन है, बट नो कोर्ट इंफीरियर टू दैट ऑफ अ मजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास। जुरिडिक्शन किसकी है,
मैजिस्ट्रेट ऑफ फर्स्ट क्लास शैल ट्राई एन ऑफेंस पनिशेबल इन दिस एक्ट। छोटा सा सेक्शन है बट ये आ जाता है। सेक्शन 49 भी आपने याद रखना है, सैंक्शन ऑफ प्रोसिक्यूशन। ये सैंक्शन कौन देगा? ये वाइस चेयरमैन ऑफ द अथॉरिटी or any officer. No prosecution for any offense punishable under this act shall be instituted except with the previous sanction of vice chairman of the authority or any officer authorized by him in that behalf. तो ये आपका सेक्शन 49 हो गया। और उसके बाद आपका सेक्शन 51 है, जिसमें कहता है पावर टू डेलीगेट। ये स्टेट गवर्नमेंट की पावर है, जो देगी वो किसी को भी डेलीगेट कर सकती है। सॉरी। 50 में आपका कहता है प्रोटेक्शन ऑफ एक्शन टेकन इन गुड फेथ। तो जो भी जो वाइस चेयरमैन या अथॉरिटी जो भी एक्शन ले रही है वो गुड फेथ में ले रही है, तो उसको उससे प्रोटेक्शन भी मिला हुआ है। तो ये 48, 49, 50 और 51, ये 4 सेक्शन आप जरूर याद रखना। एटलीस्ट इसमें सेक्शंस भी याद रखना कि कौन से सेक्शन में क्या कहा गया है, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन भी आ सकते हैं। उसके बाद आ जाओ आप सेक्शन 55 के ऊपर। सेक्शन 55 में ये कहता है कि स्टेट गवर्नमेंट की पावर है जो रूल्स बनाने की 55 में, और रेगुलेशन बनाने की पावर अथॉरिटी की है। तो सेक्शन 55 में रूल्स बनाने की पावर किसकी है? स्टेट गवर्नमेंट की। और जो रेगुलेशंस बनाने की पावर है वो है डेवलपमेंट अथॉरिटी की। तो ये था आपका अर्बन प्लानिंग एंड डेवलपमेंट एक्ट। तो ये जितने भी सेक्शंस, जितने भी मैंने सेक्शंस डिस्कस करे लेक्चर में, वो सारे ही सेक्शन इंपॉर्टेंट थे। अगर आप लेक्चर्स को भी 2-3 बार सुन लेते हैं तो आई होप कि सारे क्वेश्चंस एग्जाम में आप कर लेंगे। राइट? ओके देन, दिस इज ऑल फॉर टुडे। पापा